घटनाएं घटी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या है आपको फ़ोन आता है? किस तरह के कॉल आते हैं? देखिए, ये मेरे मायका मेरा घर है, जो एक हँसता-खेलता घर था। आज ये किस तरह कालिख के ढेर में बदल चुका है। ये वही कालिख है जो मेरी बहनों के दिल में था, और मेरे दोनों बहनों ही के दिल में, जिन्होंने मिल करके मेरे फादर की हत्या कर दी, मेरे बाबूजी को मार दिया, इस दुनिया से हटा दिया। आपके पास फ़ोन आते हैं, उस पर क्या कहते हैं ये लोग? फ़ोन पर वो लोग थोड़ा-सा घुमा के धमकी देते हैं। जी, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारा एक फ्लैट बिहार में भी हो सकता है। जी, तुम लौट के तो आ जाओ वहाँ से। सब लोग मिल के बात करेंगे, सारा परिवार एक हो जाए। आज ये अवस्था हो गई है कि जिसको परिवार कहा जाता है वो सारा एक साइड है। हम 3 माँ बेटी एक तरफ हो गए। मैं यानी अपनी कि दोनों आप बेटियों को लेके खड़ी हूँ रास्ते पर। मैंने अपना घर 24 फरवरी को छोड़ दिया बैंगलोर में। ताले पे है मेरा घर आज तक। तो आपको क्या कहा जाता है कि आपको भी एक फ्लैट मिल जाएगा, आप आ जाइए, यानी आप समझौता कर लीजिए, आप हाँ, विरोध नहीं कीजिए। हाँ, ये विरोध जो नहीं करोड़ों कीजिए। का ट्रांजैक्शन जो हाँ, हुआ है बैंक अकाउंट में, इस मामले को दबा दीजिए। हाँ, आप विरोध नहीं कीजिए, और जो कुछ सबूत आपके हाथ लगा है, जी। वो सब आप वापस रख दीजिए। तो आपके पिताजी की हत्या कर दी गई है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य धन का है क्या? फ्लैट का है मामला क्या? हाँ, सारे जो पेपर्स हमें मिले, जी, उन्हें देखने से ये लगता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जी, जो मेरे बहन और बहनोई मिलकर कर रहे थे। परिवार के और लोग भी उनके हेल्पिंग हैंड के रूप में जी, उन्होंने साथ दिया है। जी, क्योंकि जब हम लोग परिवार के और मेंबर के पास गए और उन्हें बताना चाहा और उनसे मदद की उम्मीद की, तो हमने देखा कि वो लोग तो कुछ और उल्टा ही गाली गलौज करने लगे। गौरव राय मेरी फूआ का बेटा, फुफेरा भाई, जी, पटना में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है। जी, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि जब मेरे पिताजी अपने अंतिम समय में उसे बुलाते रहे, ये सारा फ़ोन में है, जी, वो नहीं आया। जी, और मैं सबसे पहले, मैंने जब मुझे पता चली हकीकत, और हम मुझे अपनी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया गया, यहीं पर मार पीट कर इसी दरवाजे से मैं निकल के गई, जी, एक होटल में जाके ठहरी, और मैंने सबसे पहले सोनू गौरव राय अपने भाई को फ़ोन किया कि वो मेरी मदद कर। मैंने कहा तुम आओ, जो कुछ दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने पलट के मेरे साथ गाली गलौज शुरू किया, जिसका सबूत मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप पर है। उसने मेरी बेटी को गंदी गालियाँ दी, जातिगत गालियाँ दी, कहा तुम बनिया के औलाद हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, संस्कार नहीं है। और ये सारा सबूत है मेरे पास। तो वो कैसा था मेरा भाई जो बेवजह ऐसा, इसका मतलब वो भी कहीं मिला हुआ था। और ये पता किया जाए कि उसने जो ऑक्सीजन बांटे थे वो सब कहाँ से आया। उसका कहना है कि उसे विदेश से लोग डोनेट कर रहे थे। यानी इन लोगों का भी हाथ इसमें है। ये लोग डर गए हैं क्या? जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके पास कॉल रिकॉर्ड है, उससे डर कर, घबरा करके इस तरह की बातें बोल रहे हैं क्या? कहीं से इनके अंदर घबराहट है। जी। और पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? मैं केवल न्याय चाहती हूँ, हम्म। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो दोषी है जो उनको घटना सजा हुई मिले। है, जी, हाँ, जो दोषी है वो सामने आए। ये सब क्या हुआ वो सामने, वो सच्चाई सामने आए। ये जाहिर किया गया कि मेरे पिताजी गिर के चले गए स्वाभाविक रूप से। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। कहाँ चले गए मेरे फादर, ये मुझे जवाब चाहिए। किसने उनके साथ ऐसा किया? आपकी अभी मम्मी कहाँ है? मेरी माँ भी बहुत बूढ़ी हैं। जी, वो लाठी लेके चलती हैं, ठीक से चल नहीं पाती, आँख से देख नहीं पाती। उन्हें क्या समझाया गया, क्या बताया गया है, वो जानती भी हैं कि नहीं कि उनके पति के साथ, मेरे पिता के साथ क्या हुआ? मुझे ये सब कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा लगता है उन लोगों ने बंधक बना के या कुछ गलत समझा के, मैनिपुलेट करके उनको अपने कब्जे में किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना भारद्वाज। मैं पूर्णिया कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं आपको एक मामला से रूबरू कराऊंगा। मामला ऐसा है कि अपने ही परिवार, अपने ही पिता के बन गए हैं दुश्मन। मामला है पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ये पाटलिपुत्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट में, न्यू पाटलिपुत्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट में। आइए, उनकी नतनी है, उनसे जानते हैं कि इनका नाना के साथ क्या हुआ है और अभी नाना कहाँ है और इनकी नानी अभी किस स्थिति में है।
इन्हीं से जानते हैं, ये बेंगलोर से आई हैं अपनी नाना और नानी की तलाश में। आइए जानते हैं इन्हीं से। जी बताएं, आज पटना आप पहुंची हैं, क्या मुख्य वजह हुआ जो आप पटना आए? सर, मेरा नाम अनुकृति गुप्ता है। मेरे नाना जी का नाम चंद्रकांत भारद्वाज है। उनकी हत्या हुई है। उनकी हत्या को एक नेचुरल रूप दिया गया। हमने कल इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट पटना को अपना कंप्लेंट सौंपा है। वहाँ से हमें रिसीविंग मिला है। मेरे मौसा मौसी सरोज कुमार रॉय, वंदना रॉय, चेतना पांडे और प्रवीण पांडे और उन लोगों का ड्राइवर मंगल, ये सारे लोग इसमें लिप्त हैं। दिसंबर में 17 दिसंबर को हमें अचानक से खबर मिली कि मेरे नाना जी गिर गए और मामूली चोट लगी है उनको। फिर 19 दिसंबर को हमें बताया गया कि उनको वेंटिलेटर पे डाला जाएगा। वो बहुत अचानक से क्रिटिकल हो गए, जबकि हमें 2 दिन तक उनकी स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। हमने उनसे बात करने के लिए, कॉल करवाने के लिए कहा, तो हमें बैंगलोर में मेरी मौसी चेतना पांडे लगातार यही बता रही थी कि मामूली चोट है, उनको सेडेटिव्स दे के रखा गया है, इसलिए बात नहीं करवा सकते। उसके बाद जब 19 तारीख को रात में अचानक उन्होंने बताया कि वो तो गुजर जाएंगे, उनको वेंटिलेटर पे डालना होगा, हम 20 की जो सबसे पहली फ़्लाइट थी बैंगलोर की, वहाँ से हम पटना आए और हमने उसके बाद रूबन अस्पताल में जो देखा, जिस हालत में मेरे नाना जी को देखा, उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। हमें पहले घर वालों ने रोका हॉस्पिटल जाने से, आईसीयू में जाने से। आईसीयू में जब हम गए, हमें बोला गया कि डॉक्टर इंचार्ज आपसे मिलेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको आईसीयू में नहीं जाने देंगे। हम जब वहाँ गए तो आईसीयू में इनकी चोट बहुत ज़्यादा थी। जो हमने देखा, इनके सर का लेफ्ट साइड, इनका स्कल का शेप ऑलमोस्ट चेंज हो गया था, आँख में बहुत चोट लगी थी, गाल में चोट के निशान थे। वो देख के नहीं लग रहा था कि ये गिरे हैं। और नर्स और डॉक्टर ने हमें बताया कि इनको सेडेटिव्स पे कभी नहीं रखा गया था, ये बेहोशी की अवस्था में ही आए थे, आपके घर वालों ने वैसे ही इनको लाके भर्ती किया था। तो हमारे घर वाले हमसे झूठ क्यों बोलते रहे 3 दिन तक। उसके बाद डॉक्टर इंचार्ज ने हमें खुद बोला कि आपके घर वालों ने वेंटिलेटर लगाने से भी मना कर दिया, साइन करके दे दिया। हमारे प्रयास से 2-3 दिन के बाद लेट से उनको वेंटिलेटर लगा, और पहले लगता तो इनको इन्फेक्शन नहीं होता, शायद उनकी हालत में कुछ सुधार हो सकता था। उसके बाद जब हमने घर वालों से ये सारे सवाल पूछना स्टार्ट किया कि सब कोई अलग-अलग कहानी सुना रहा है। इनका ड्राइवर, ऑन रिकॉर्ड इनके ड्राइवर ने एक अलग कहानी सुनाई इनके गिरने की, इनके डोमेस्टिक हेल्प जो आती थी यहाँ, उन्होंने कुछ और कहानी सुनाई, इनके छोटे भाई ने कोई और कहानी सुनाई। हर किसी ने इनके गिरने की जगह, समय, चोट, हर किसी के बारे में हमें एक अलग कहानी सुनाई, जिससे हमें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब हमने क्लियरली ये बातें इन लोगों से पूछी तो मेरे मौसा और मौसी, उन चारों लोगों ने हमें ओपनली वर्बली थ्रेट करना स्टार्ट किया कि आप लोग बैंगलोर लौट जाओ, इस बारे में सवाल मत करो, इस बारे में सवाल मत करो। और हमें गुंडे की धमकी दी। हम इस जगह से, इस 27 दिसंबर को हम इस घर से, मैं, मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट है, मेरी बहन है, हम तीनों यहाँ से जान बचाकर भागे, क्योंकि ये लोग घर के अंदर हमें धमकी दे रहे थे कि इस मामले में मत पड़ो। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे नाना की अपनी बेटियां हैं, अपने दामाद हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं हमें। लेकिन ये हमें लगातार धमकी दे रहे थे कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, हम लोग इलाज करा रहे हैं, हमें ही इलाज कराने दो। हमें घर से निकाल दिया गया। मेरे नाना जी की कुछ चीज़ें, जैसे उनकी डायरी या उनका मोबाइल, कुछ पर्सनल चीज़ें हमारे पास थी। हम जब बैंगलोर वापस चले गए, हमारे पास धमकी के 2 कॉल्स भी आए। हमारे पास 27 दिसंबर को 2 कॉल आए, उसमें से एक मेरे जो मौसा हैं प्रवीण पांडे, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं संदीप मापरा, उनके नंबर से मेरी मदर के फ़ोन पर पहला कॉल आया। उन्होंने बोला कि आप रिकॉन्साइल करो, आकर फैमिली में वापस आकर रिकॉन्साइल करो। तो मेरी मदर ने बोला कि मैंने किया क्या है, आप लोग मेरे से क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, आप क्लियरली बोलिए कि किस बारे में रिकॉन्साइल करना है। और दूसरा कॉल पाटलिपुत्रा थाना के एक पुलिस वाले का आया, जो मेरी मदर ने उठाया नहीं, लेकिन वो एक पुलिस वाले का नंबर था। आखिर ऐसी क्या बात थी कि एक पुलिस वाले को हमें कॉल करना पड़ा, और फिर दोबारा क्यों नहीं कॉल किया। हमें धमकी देके यहाँ से भगा दिया गया। 9 जनवरी को इनकी डेथ हो गई। हमें बताया भी नहीं गया कि इनकी हालत में क्या सुधार हो रहा है, क्या हो रहा है। इनके छोटे भाई पद्मकांत भारद्वाज हमें फ़ोन पर बताते रहे कि ये ठीक हो रहे हैं, ये ठीक हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। हमें थोड़ी आशा हुई कि इनके भाई इनके साथ हैं, वो इनकी रक्षा करेंगे इन लोगों से। लेकिन अचानक से उन्होंने 9 जनवरी को हमें अचानक से बता दिया कि ये तो सुबह में गुजर गए। और इससे पहले कि हम बैंगलोर से चल के यहाँ आ पाते, इनका सारा काम कर दिया। अस्थि विसर्जन भी उसी दिन कर दिया गया। ये मेरी माँ इनकी सबसे बड़ी बेटी है।
हमारे लिए इंतज़ार तक नहीं किया गया और हमारे घर से एक कॉल हमारे पास नहीं आया बताने के लिए कि इनकी मृत्यु हो गई है या अब अस्थि विसर्जन होगा या अब इनको जलाया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। तो आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि इनको जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा दिया गया? आखिर हो क्या रहा था? इनकी जो चीज़ें हम अपने साथ लेके गए थे, उसमें हमें जो मिला उसको देख के हमारे होश उड़ गए। मेरी नानी सुधा भारद्वाज के नाम पर 2019 के अंत में एक बैंक अकाउंट खोला गया था, कोटक महिंद्रा बैंक, बोरिंग रोड ब्रांच में, जो कि मेरे मौसा-मौसी ने खुलवाया था। ये लोग पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं। वहाँ से आके इन्होंने पटना में एक 81 ईयर्स की हैं वो, इतनी बूढ़ी औरत के नाम पे, जो कि देख नहीं सकती हैं ठीक से, वो चल नहीं सकती हैं ठीक से। उनकी ज़िंदगी का ये पहला अकाउंट है। इसके पहले उनके जॉइंट अकाउंट्स थे मेरे नाना जी के साथ और मेरे नाना जी का पेंशन अकाउंट था। उन्होंने ये अकाउंट खुलवाया और हमें बस 2019 में ये बताया गया था कि मेरी मौसी और मौसा अपने कुछ पैसा रखने के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं। वो अपने नाम पर अकाउंट खोल सकते थे। इसका कोई कारण नहीं समझ में आता कि उन्होंने अकाउंट क्यों खुलवाया। और इस अकाउंट का डेबिट कार्ड, पासबुक, ऑनलाइन बैंकिंग वो लोग हैंडल करते थे। साइन मेरी नानी का था, नाम मेरी नानी का था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरे नाना जी का था और एड्रेस था ये घर। और इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हैं। 2021 के जनवरी में कोटक महिंद्रा बैंक का एक मामला आया था बैंक फ्रॉड का, जिसमें सुमित कुमार ब्रांच मैनेजर अरेस्ट हुआ था। मेरे नाना हर दिन डायरी लिखते थे। उनके डायरी से हमें पता चला कि जुलाई 2020 में सुमित कुमार इस घर में आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे उनका अकाउंट संभालने के लिए। तो जो ब्रांच मैनेजर मास्टरमाइंड बताया जाता है इस इतने करोड़ों के बैंक फ्रॉड का, वो क्यों आ रहा था इस घर में? वो मेरे नाना जी से बात क्यों कर रहा था? और क्यों उनके ऑनलाइन बैंकिंग को संभाल रहा था या एफडी बनाने आ रहा था? क्या उनके मेरे मौसा से कोई ताल्लुकात थे? हमें इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए। इसमें जितने पैसे हैं, हमें ये एक स्लिप मिला मेरे नाना जी के डायरी में, जिसमें कि एक स्लिप है ट्रांजैक्शंस का। हम इस फिगर को नहीं पहचानते बढ़िया हैं। से दिखाएंगे, हम चाहेंगे ये कि क्या है? बढ़िया से दिखाएं। ये किसके पैसे हैं और ये क्यों मेरी नानी के अकाउंट में थे? मेरे नाना जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुए हैं मेरे आपके नाना जी के फ़ोन अकाउंट से। में बहुत सारे कोटक महिंद्रा के ब्रांच मैनेजर्स के नंबर्स हैं। आखिर ब्रांच मैनेजर्स अपने पर्सनल नंबर से क्यों कॉल कर रहे थे? कोई बैंक नहीं कॉल करता पर्सनल नंबर से, ये हम सब जानते हैं। उन नंबर्स को व्हाट्सएप की ब्लॉक्ड लिस्ट में रखा गया है। इनकी ब्लॉक्ड लिस्ट में ऐसे-ऐसे नंबर हैं जिनका कोई ताल्लुकात नहीं था पर्सनल मेरे नाना जी से। इनके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है और बहुत कुछ है। एक इंजीनियर का नाम बता रहे थे मैम आप। सर ये हमें पासबुक घर में मिला था, उसी अकाउंट का जो मेरी नानी के नाम पे खोला गया था। उसमें ये सिर्फ जुलाई 2020 तक अपडेटेड है और इसमें सिर्फ एक ही इंसान का नाम है। ये मेरे मौसा मौसी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। थोड़ा साफ से दिखाना चाहूँगा। हम बस इतना ही जानते हैं कि प्रवीण पांडे और चेतना पांडे, मेरे मौसा मौसी, जो कि पुणे से यहाँ अकाउंट खुलवाने आए थे, उनके ये बहुत क्लोज फ्रेंड हैं सालों से। और ये रोड कंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में काम करते हैं। इसके अलावा हमें और कोई जानकारी नहीं, पर हमें इतना पता है कि इनका मेरे नाना जी से कोई संबंध नहीं था। तो फिर आखिर मेरी नानी के अकाउंट में ये पैसे क्यों डाल रहे थे? किसके कहने पे डाल रहे थे? हम बस इन चीज़ों इन जो ये सारी मिस्ट्री क्रिएट हुई है, हम इसमें जांच चाहते हैं और इसमें जो भी गुनहगार हैं उसको सज़ा मिले। इसके खिलाफ आप कहाँ गए हैं? हमने हमारे 4-5 महीने से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। घर के कुछ लोग हैं जिन्होंने जनवरी से ही हमें कॉल करना स्टार्ट किया, जो हमें पहले कॉल नहीं करते थे। कौन कॉल करते हैं? मेरे नाना जी के छोटे भाई पद्मकांत भारद्वाज, वो मेरी मम्मी के फ़ोन पे डेली 4 बार, 6 बार, 8 इतने सारे मिस्ड कॉल्स आते हैं। जब मम्मी फ़ोन उठाती थी तो वो कहते थे कि मैं कल फिर कॉल करूँगा, उठाना ही है। और वो फ़ोन पे क्या बातें करते थे, वो इनडायरेक्टली हमें, मेरी मदर को बिहार बुला रहे थे कि वापस आओ, फैमिली में वापस आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि प्रवीण पांडे ने उनको बोला है कि इन लोगों को बोलो कि फ़ोन लौटा दें, नहीं तो मामू को भेजूँगा। मामू कौन है? किसकी धमकी हमें दे रहे थे? और अगर यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई तो हमें धमकियाँ क्यों मिली? हमें आपकी भी जान को खतरा है? हाँ, हमारी जान को खतरा है, क्योंकि अगर कोई बात नहीं है तो फैमिली के लोग हमें क्यों थ्रेटन कर रहे हैं इतने टाइम से? क्या परिवार में लौटने की बात है? क्या रिकॉन्साइल करने की बात है? कौन-कौन आपके परिवार को धमकी दे रहा है और क्या धमकी दे रहा है और क्या खतरा आपको है?
इन्होंने पद्मकांत भारद्वाज जो मेरे नाना जी के छोटे भाई हैं उनके थ्रू ही सारे कॉल्स करवाए हैं। उनके हमारे कॉल रिकॉर्ड में उनके एक दिन के 5-6 कॉल्स निकल जाएंगे और वो हमें डायरेक्टली थ्रेटन नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, वो उनकी बात हम तक कन्वे करते हैं, जैसे कि वापस आ जाओ, फ़ोन आके लौटा दो। उन्होंने सीधा फ़ोन हमें लौटाने के लिए बोला। यानी फ़ोन में कोई गहरी राज छुपी हुई है क्या? सर ये तो पुलिस ही बताएगी अब जांच करके, हम जांच चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो, क्योंकि ये मामला जितना आसान दिख रहा है कि एक 84 इयर्स ओल्ड आदमी गिर गया और मर गया, ऐसा नहीं है। ये मेरे नाना जी की 2016 की पिक्चर है, इनकी हेल्थ ऐसी थी उस समय, और ये 2021 की फ़ोटो है। इनके मेडिसिन्स के साथ भी टैम्परिंग की गई है। जब हम घर में आए, मैं कैमरामैन चाहूँगा कि अच्छे से दिखाएं। जब हम घर में आए तो हमने देखा कि इनकी सारी दवाइयाँ घर से गायब थी, और इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि कुछ सालों से प्रवीण पांडे, मेरे मौसा, छोटे मौसा के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड संदीप मापरा, जिन्होंने हमें फ़ोन पर धमकी दी, उनका दवाई के कारोबारी हैं वो इनको आकर दवाइयाँ दे रहे थे। 10,000 की दवाई, 12,000 की दवाई ये उनसे खरीद रहे थे। उसके पहले मेरे नाना जी कांत मेडिकल, पॉपुलर मेडिकल है यहाँ आसपास, उन दुकानों से दवाइयाँ लेते थे। तो फिर सडनली इन्होंने घर के किसी के मित्र से दवाई लेना क्यों स्टार्ट कर दिया? क्या अरेंजमेंट था ये? इन्होंने, मेरे नाना जी पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, दुखी रहते थे। इन्होंने अपनी दवाइयाँ, कॉर्डरॉन इनकी हार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग है, इन्होंने वो दवा अचानक से लेना छोड़ दिया सितंबर में, और उसकी वजह से इनका पल्स रेट बहुत बिगड़ गया था। हमने डॉक्टर से दिखा के इनका फिर से सही करवाया, और उसके बाद इनका पल्स रेट नॉर्मल हुआ। और जब हमने इनसे पूछा कि नाना जी आपने दवाई लेना, आपने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया है, आप तो बहुत प्रॉम्प्ट, बहुत पर्टिकुलर है इन चीज़ों को लेकर, आपने दवाई लेना क्यों छोड़ दिया? इन्होंने नहीं बताया, चुप रहते थे, ये उदास रहते थे। आखिर इनके साथ चल क्या रहा था, इस घर में क्या चल रहा था? आपकी नानी अभी कहाँ है? मेरी नानी अभी भागलपुर में है, मेरे बड़े वाले मौसा सरोज कुमार रॉय और वंदना रॉय के घर में। हमने उनको कॉल करने की कोशिश की, उनका फ़ोन ऑफ रहता है कई बार, या कई बार रिंग होता है, वो उठाती नहीं है। वो अकाउंट होल्डर है, ये जो अकाउंट है उसकी ये अकाउंट होल्डर है। मेरे नाना जी बैंकिंग समझते थे, वो 1995 में डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बिहार के पोस्ट से रिटायर हुए थे। वो वेल एजुकेटेड थे, उनको बैंकिंग आता था, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आता था क्योंकि वो नए ज़माने के नहीं थे। वही नानी का फ़ोन, बैंकिंग सब कुछ संभालते थे, और अब वो नहीं है, तो अब नानी का ये सारा कुछ कौन संभाल रहा है? इस अकाउंट को कौन संभाल रहा है अब? और नानी को अपने साथ इस तरह से क्यों रखा गया है? वो अकाउंट होल्डर है, वो हमें डर है कि अब उनकी जान को भी खतरा है, ताकि इस अकाउंट के मामले को दबा दिया जाए। पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं? सर हमने इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को कंप्लेंट दिया है, कल हमने डीआईजी सर से बात की है, एडीजी सर को भी हमने एप्लीकेशन दिया है। हमने मार्च में सीबीआई को भी कंप्लेंट दी थी, और मई में हमने फिर दोबारा रिप्रेजेंटेशन भेजा सीबीआई को। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो, इस अकाउंट की जांच हो, मेरे नाना जी के कॉल रिकॉर्ड्स देखे जाएं। ये सारे ब्रांच मैनेजर्स क्यों फ़ोन कर रहे थे इनको? कोटक महिंद्रा बैंक हमें जवाब दे कि क्या चल रहा था। और ये जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनका चेक किया जाए कि उन लोगों ने अकाउंट क्यों खुलवाया यहाँ पर। थाना गए हैं मैम आप इस मामले को लेकर? सर हम लोग कल थाना गए थे, हम एफआईआर करने की कोशिश कर रहे थे, हम 4 घंटे वहाँ बैठे, लेकिन हमें कल नहीं किया गया हमारा एफआईआर दर्ज, आज बुलाया गया है, तो हम आज जाएंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे वहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुकृति गुप्ता है। ये पता बता दें, जगह कौन सा ये? ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि पटना में किस तरह के मामले जो हैं उजागर हो रहे हैं। अगर जांच न हो तो ये करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, इंजीनियर के द्वारा डाला जा रहा है पैसा, और यहाँ पर जो है इनके मौसा और मौसी जो है मिल करके इनके नाना की कर दी है हत्या, और नानी की भी जान का खतरा है क्योंकि नानी भी भागलपुर में है। हम कल यहाँ आए थे, 5 बजे शाम में आए थे, सीधा इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट पटना से हम यहाँ आए थे अपना रिटन कंप्लेंट देने के लिए। तो हमारा रिटन कंप्लेंट तो ले लिया गया, लेकिन हमें बोला गया वेट करने के लिए, एसएचओ सर आएंगे। हम 4 घंटे वेट करते रहे, रात में 9 बजे तक हम यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन एसएचओ सर आए नहीं। फिर हमें बोला गया कि दोपहर 12 बजे कल आने के लिए। आज हम 12 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमसे कोई मिल नहीं रहा है, और एसएचओ सर भी हमसे नहीं मिल रहे हैं, और हमारा मामला दर्ज नहीं है।
कहाँ जाएंगे इसके खिलाफ आप लोग? हम अब सिटी एसपी के पास जाएंगे। सिटी एसपी के